आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। कुछ अरसे बाद, कुछ मिनट बाद 2022 में हम दाखिल हो जाएंगे जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। हमने सोचा कि आज वैसे तो नॉर्मली जुमे को आपकी कॉल्स ली जाती हैं, लेकिन 31 दिसंबर है। मसाइल पे बात करने से ज़्यादा आगे की तरफ देखना ज़्यादा अच्छा है, 2022 की तरफ, और वो भी ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने 2021 में कुछ अच्छा किया है, तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज हम कॉल्स नहीं ले रहे। मैं आपको दो जुड़वा ख़वातीन से मिलवाना चाहता हूँ जिनके वालिदैन अलग अलग हैं, शहर भी अलग अलग हैं, लेकिन ये ज़हनी तौर पे जुड़वा हैं। इनमें से एक का नाम उनके वालिदैन ने कभी सलमा लगारी रखा होगा, वो किसी को याद नहीं है, शायद उन्हें भी याद नहीं है। दुनिया और वो ख़ुद को अमर सिंधु के नाम से जानती हैं। मुसन्निफ़ा हैं, शायरा हैं, टीचर हैं, समाजी कारकुन हैं, और अगर कुछ और हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। 2 मास्टर्स डिग्रियाँ पॉलिटिकल साइंस में और फ़िलासफ़ी में, LLB किया, अक़लियती हुकूक़, निस्वानी हुकूक़, घरेलू और समाजी तशद्दुद, बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग मिशन का हिस्सा रही हैं। वुमेन एक्शन फ़ोरम की जो बानी अरकान हैं हैदराबाद चैप्टर की, उनमें ये सबसे नुमायाँ हैं। फिर 2005 से सिंध म्यूज़ियम के अहाते में खाना बदोश कैफ़े भी चला रही हैं अपनी टीम के साथ। मकसद ये है कि वहाँ गुफ्तगू हो, कंधों के इधर उधर दाएं बाएं देखे बगैर जो आपके जहन में आता है, जो भी आप बेहतरी चाहते हैं समाज की, वह खुल के आप बात कर सकते हैं। 2015 से सिंध की जदीद शायरी के इमाम शेख अयाज़, उनको का जश्न मनाया जा रहा है इस कैफ़े के अहाते में अयाज़ मेलों के नाम से। पिछले ही हफ़्ते 7वां एडिशन इस मेले का ख़त्म हुआ और इसकी रूहें रवां अमर सिंधु और उनकी पुरजोश टीम और 100 से ज़ायद रज़ाकार थे। एक मैगज़ीन आदर्श भी निकालती थी, लेकिन ये कई साल पहले की बात है। वेलकम टू द शो। उनके बराबर में जो इनकी जुड़वां हैं, जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया, डॉक्टर अरफाना मल्ला, मास्टर्स केमिस्ट्री में किया, डॉक्टरेट भी केमिस्ट्री में की, MA काजी इंस्टीट्यूट, सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, 5 बार सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस टीचर्स एसोसिएशन की सदर रहीं, और जब सदर नहीं होती तो सेक्रेटरी होती हैं, वो भी अब तक 5 बार बन चुकी हैं। सिंधी चैनल्स पे TV होस्ट रहीं, प्रोग्राम होस्ट करती रहीं, कॉलम लिखती हैं, पहले भी लिखती रही हैं। हाल ही में इनकी एक नई किताब शाया हुई है, कैंप कहानियाँ। 2010 में जो पाकिस्तान में सैलाब अज़ीम आया था, जिसमें 22% पाकिस्तान डूब गया था, उसमें कैंपों में रहने वाली औरतें, उनकी कहानियाँ। खुशामदीद। अच्छा, अच्छी भली सरकारी नौकरी करने में क्या हर्ज है? नहीं तो अच्छी भली सरकारी नौकरी तो कर रहे हैं ना, प्रोफेसर तो हैं, लेकिन क्या ये इनफ है कि जस्ट नौकरी किया जाए? अच्छा, जिस समाज में हम रहते जैसे हैं, बाकी टीचर्स हैं, उनका तो नाम भी नहीं सुनते हैं। नहीं, असल में ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में किसी बाशऊर फ़र्द को, सिर्फ अगर बाशऊर फ़र्द है तो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कुछ और करना चाहिए। हाँ। जो भी मुनासिब हो, क्योंकि यहाँ पे नौकरी तो सिर्फ वही करते हैं जो हमसे नौकरी ले रहे हैं, बाकी हम सब वही करना चाह रहे हैं। अमर यूनिवर्सिटी ने इतनी छूट कैसे दे रखी है जी? आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने इतनी छूट कैसे दे रखी है? ये आप समझ रहे हैं कि छूट दे रखी है, वैसे हमसे पूछिए कि कैसे ले रखी है, वो अलग बात है। लेकिन वही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं, छूट बिल्कुल इस तरह से नहीं दी हुई है, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स और उसके हवाले से उनको कोई भी शिकायत का कभी भी मौका नहीं आया। अच्छा।
और दूसरी बात ये है कि उनको अगर कोई शिकायत है भी तो वो यही है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतने ही एक्टिव हैं जितने बाहर एक्टिव हैं, क्लास में भी इतने ही एक्टिव हैं जितने बाहर हैं। तो ये जो मल्टीपल एक्टिव होना ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। तो कभी कभी यूनिवर्सिटियों से भी बर्दाश्त नहीं होता, अगर हमारे सरबराह आ जाएँ कुछ ऐसे वैसे तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तो दरअसल जो है हमारी नहीं, जो है वो नहीं टॉलरेट कैसे करते हैं ये, वो कहते हैं कि ये इनके मुंह क्या लगना, या ये कि इनको तो समझाना बेकार है, क्या होता है? ये लड़ाई हमारी चलती रही है और उसको भी मेरे ख्याल में 10 साल गुजर चुके हैं। ये लड़ाई लंबी है। नहीं, कहाँ बर्दाश्त किया, टर्मिनेट किए सर्विसेज से। मेरे अमर सिंधु को मुझे टर्मिनेट किया गया। अच्छा, नौकरी से निकाला गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशंस जितनी मैंने ज़िंदगी में रिसीव किए हैं, इंक्वायरीज जितने केसेस 14 के करीब तो मेरे ऊपर मुकदमात FIR यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एक FIR तो क्या पेट्रोल पंप लूट लिया, क्या हाँ किया? नहीं, उनका एक तो FIR ये थी कि ये हमें कत्ल की धमकियाँ देती है, और 302 की दफात लगा दिए, किसी ने खुदकशी कर दी तो वो FIR होगी। तो छूट यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल नहीं दी है। यही वो सबब था कि टीचर्स पॉलिटिक्स में आना पड़ा और स्पेस क्रिएट करनी पड़ी। अदरवाइज तो जो कर सकते थे, जो मुमकिन था, वो सब कुछ तो करके देख लिया है। सिंध मैं भी बहुत घूमा हूँ, आप लोगों को पता है, और मेरे ख्याल में हमसे भी ज़्यादा घूमे होंगे। 2 तरह की ख़वातीन मैंने देखी हैं वहाँ, या तो टोटल पिसी हुई, या फिर चंद ख़वातीन हैं जो लिबरेटेड हैं, और उनमें से कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ NGOs में हैं, कुछ कर रही हैं जो जिसका कर रहा है। तालीम का रुझान हालिया बरसों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पिछले कम से कम 20 साल में लड़कियों की तालीम का, ये भी मैंने देखा है। माँ बाप पेट भी काटते हैं अपना उनकी फ़ीसें भरने के लिए, और फिर वो जो मेलों में क्राउड हमें मिलता है उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी खामोशी से चीज़ें हो रही हैं। सिंध में बतौर एक्टिविस्ट, बिलखुसूस जेंडर के हवाले से अगर मैं पूछूं, औरत के एक्टिविस्ट होने के हिसाब से सरवाइव करना कितना मुश्किल है आज भी, हालांकि हालात बदल चुके हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक्टिविस्ट होना वैसे भी मुश्किल है। औरत के लिए भी होना मुश्किल है, मर्द के लिए भी होना मुश्किल है। लेकिन औरत के लिए होना इसलिए मुश्किल है कि वो अभी सबसे ज़्यादा जो पिसी हुई तय है उसके बारे में बात कर रही है। उसको बैक वक्त जो है आपकी जो है सोशल, जिस तरह से कह सकते हैं कि आपकी स्टेट से भी आपका एक तरह से जो है वो रहता है, फिर दूसरा पेट्रियार्की से रहता है, मतलब पब्लिक के अंदर अलग से रहता है और प्राइवेट के अंदर अलग से झगड़ा रहता है। तो उसको दोनों फ्रंट्स पे लड़ना पड़ता है। अगर कोई मर्द एक्टिविस्ट है तो उसको एटलीस्ट जो है उसकी जो प्राइवेट है, अपनी जो उसकी पर्सनल जो स्पेस है, वहाँ पे लड़ना नहीं पड़ता। वहाँ पर उसकी कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं है कि अगर वो करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको घर से शुरू करना पड़ता है, और घर के बाद फिर आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपका जो सोशल सर्किल है, फिर आपका जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मरहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये मल्टीपल लेयर्स जो हैं सोसाइटी के अंदर, जितने भी मल्टीपल लेयर्स जो एक्सप्लॉइटेशन और उसके ऑप्रेस क्लास के हो सकते हैं, अगर कोई खातून एक्टिविस्ट होती है तो उनको सब में से गुजरना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी सिर्फ क्लास उसको बचा लेगी, उसका नाम उसको बचा लेगा, उसका औरत होना काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। तो वो यहाँ से मतलब वो हर जगह पर उसको एक तरह से लड़ना ही पड़ता है। वो जो भी स्पेस क्रिएट करती है उसको लेनी पड़ती है। बहुत से दानिश्वर कहते हैं कि ये दोनों हमें हरासा करती हैं, हमें डराती हैं। असल में ये मुमकिन नहीं है हम तो कि किसी मर्द को कोई औरत हरासा कर सके। और दानिश्वर जो ये कैसे कह रही हैं आप? नहीं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें औरत अपने सर्वाइवल के लिए इतना अपनी एनर्जी वेस्ट कर देती है कि आप लोगों से बहुत से लोग डरते हैं, ये आपको पता है? हम डराना किसी को नहीं जाते। अगर हमसे लोग डरते होते तो इतनी हज़ारों की तादाद में मेले में क्यों आते? हाँ, वो ज़रूर डरते हैं जो हरासमेंट करते हैं, जो ये कहना चाह रहे, जो ये असर्ट करना चाहते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे आपकी तलवारों के साथ लड़ाइयाँ देखी हैं। ऐसा ना करें। वो एक इख्तिलाफ होता है, एक ऐसे माशरे के लिए जो भी औरत या मर्द जदोजहद करता है,
जो जमहूरी हो। जमहूरियत वो नहीं है जो आप इलेक्शन में वोट देते हैं, हम ये समझते हैं जमहूरियत वो है। यहाँ बैठ के ये लोग कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना तलवारें खींची। नहीं, मैं आपसे मतलब ये करूँ, मैं इसका जवाब दूँ। वाकई डरता कोई नहीं हमसे, सिवाय उनसे जो हमें समझते हैं कि हम उनके लिए चैलेंजिंग है। हकीकत ये है कि हम किसी के पर्सनल पावर के लिए या किसी उसके लिए चैलेंजिंग है नहीं। अब वो जो डरते हैं वो दरअसल खुद ही अपने उस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि हम उनके अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस चैलेंजिंग पावर के साथ खड़े होते हुए देखते हैं, तो उस वजह से उनको डर खौफ आता है। अदरवाइज तो मैंने गिना है 19.5 सोशल मीडिया दानिश्वर हैं जिन्हें दुनिया में कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आता। उस एतबार से आप लोग भी अच्छे लोग नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, गुनाहगार और अच्छे नहीं है, अच्छे बेहद गुनाहगार तो कुछ कम ही होते हैं। अब वो पुराना फैशन में आ गए हैं, हम तो दहशतगर्द औरतें ही हैं, हम तो मर्दमार औरतें हैं। और तो ये जामियात में अमूमन जो हम देखते हैं कि जो टीचर्स हैं और उनकी अपनी सोच, और फिर जो जिनको आप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की सोच सवाल नहीं करने देना, जो हमारे नीचे से होता है, स्कूल से चीज़ शुरू होती है, जामियात तक जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो जब आपकी क्लास में आते हैं शौक लगता है कि ये आपको लगता है या उन्हें लगता है कर रहे हैं, वो उन हकूक़ की बात तो शायद घरों में नहीं बताई जाती। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि जब मतलब हमारा तो ख़ास तौर पे मेरा डिपार्टमेंट तो फ़िलासफ़ी है, और फ़िलासफ़ी शुरू ही जो है सवाल से होता है, तो इस किस्म का कोई नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि कुछ अब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं। अब हम थोड़ा सा हमने बना भी लिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारे दूसरे भी कलीग्स हैं, तो हमने थोड़ा सा ये बना लिया है कि एक बैगेज लेकर जो बच्चा आ रहा है अपनी सोसाइटी का, और जो मेन स्ट्रीम जो भी उसकी जो है सोच है, क्योंकि वो पढ़ के नहीं आ रहा। इशू ये है कि वो अब इसलिए आ रहा है कि उसको एडमिशन हो गया, लास्ट ऑप्शन उसका फ़िलासफ़ी है। अब फ़िलासफ़ी तो डंपिंग ग्राउंड है। नहीं, अच्छा, फिर वो जब आ रहा है तो हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि पहले तो उसका जो ये बैगेज है उसको खाली करना है। पहले 2 साल हम कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ भरा हुआ है उसको थोड़ा सा खाली करें, फिर वो जो भी आपकी जो मेन स्ट्रीमिंग, जो भी आपकी जो वो आइडियोलॉजी है उसको, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा शुरू करते हैं कि अब क्या चीज़ की जाए। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें उनको मतलब ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग में उनको इश्यूज़ आते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने कुछ साल पहले जो है फेमिनिस्ट थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस कराई है। अब फेमिनिस्ट थ्योरी पे जब पढ़ाना शुरू करें तो हमारा ख़ास तौर पर जो एक पूरे पेट्रियार्कल उससे निकल कर जो बच्चा आ रहा है, इवन पॉलिटिकल है, मैं मतलब एक आम बच्चे की बात नहीं कर रही, इवन जो पॉलिटिकल स्टूडेंट है उसको पढ़े से थोड़े से शॉक्स लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हज़म भी कर लेता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, बल्कि अगर मैं दावा करूँ तो शायद मेरा ख्याल है कि वो मैं इसको साबित भी कर सकती हूँ कि 4 साल आने के बाद, 4 साल में डिपार्टमेंट रहने के बाद जब वो जाता है तो कम से कम वो दूसरा इंसान बिगड़ चुका होता है वो। ये है। जब औरत मार्च निकला था तो कराची की तरफ ज़्यादा फोकस था, हालांकि आप लोगों का औरत मार्च तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लगा, जिसमें आम खवातीन बहुत बड़ी इश्यूज भी इनके डिफरेंट होते हैं। हाँ, इश्यूज भी डिफरेंट। अच्छा, इनको तो फ़लसफ़े की रियायत हासिल है ना कि जो फ़िलासफ़ी के पर्दे में आप जो चाहें अवेयरनेस के नाम पे कर लें। आप केमिस्ट हैं, बेसिकली केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है वो लगे बने फार्मूलों का नाम, वहाँ आप सोशल अवेयरनेस अपने बच्चों में कैसे पैदा करते हैं? केमिस्ट्री में सबसे पहले तो मेरे ऊपर आज भी एक बड़ा आर्टिकल आया हुआ था कि ये तो अयाज में लोग करती हैं, ये तहकीक क्या करेंगी। तो एक तो अगर परवेज़ हुद भाई फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, तो परवेज़ हुद भाई के साथ कभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि वो फिज़िक्स पढ़ाएं। तो मेरे साथ तो यही अलमिया होता है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो ये इनको कभी पता नहीं चला कि केमिस्ट्री तो मेरा एकेडमिक एक फील्ड है, उसके बाद भी मेरी एक लाइफ है और मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। तो केमिस्ट्री में जब एक अच्छे जो ज़हीन बच्चे होते हैं, अगर साइंस में आप देखें उनकी तो 40% स्टूडेंट्स की चॉइस फर्स्ट चॉइस केमिस्ट्री होती है। तो थोड़े से शहरों के बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की चॉइस होती है अच्छी मार्क्स वाले के केमिस्ट्री में जाएं, तो वो क्राइसिस नहीं आते जो फ़लसफ़े वालों को आते हैं, बॉय चॉइस आते हैं। उसके बाद उन स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है जब वो क्लासेस में आते हैं और अटेंड करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये टिपिकल टीचर नहीं है, इनका हुलिया टिपिकल नहीं है,
तो अव्वल तो जो जिस सब्जेक्ट में मैं पढ़ाती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री है, मैथमेटिकल है, क्वांटम है, स्टेटिस्टिकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ब्रांच है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये टीचर क्या पढ़ाएगी, ये तो मार्च की बात करती है, मेलों की बात करती है। जब तक मेरे सब्जेक्ट में आते नहीं, सब्जेक्ट लेते नहीं। आप क्लास में करती हैं मार्च की बात, मेलों की बात? बिल्कुल मुझे करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि केमिस्ट्री वालों को औरत मार्च की ज़रूरत नहीं है। और जब हम केमिस्ट्री के फार्मूला पर आते हैं, क्लास लेते हुए बहुत मरतबा सोशल इश्यूज़ पे बात होती है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा होता कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं तो समाज के जो ओवरऑल फिनोमेना से उनके ऊपर बात ना करें। स्टूडेंट्स की तरफ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के ऊपर गद्दारी के मुकदमात हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो उस वक्त ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हर पिछली जनरेशन जो होती है ना स्टूडेंट्स की, वो अगली जनरेशन के बारे में कहती है फारिग लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता जो हमें पता है। आज का जो स्टूडेंट है आपका, ज़ेरे तालीम है, अभी 2-3 साल बाद डिग्री मिलेगी उसे, उसका IQ लेवल कैसा है? वैसे तो आप पूरे समाज का देख लें, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का देख लें, जैसे कि जिस किस्म की लीडरशिप आ रही है, जिस किस्म की आइडियोलॉजीज़ आ रही हैं, जिस किस्म की वीडियोक्रेसी है, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि ये सारी जो है नीचे गया है। मतलब ये कि नीचे है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अब भी मुझे मतलब ये है कि मैं मतलब नाउम्मीद नहीं हूँ, स्पेशली मैं अपने यूथ से नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि इनको प्रॉपर थोड़ी सी चाहिए, अगर गाइडेंस मिले तो ये बहुत बहुत जो है फर्टाइल हमारे वो हैं। ये अर्बन बैकग्राउंड से ज़्यादा बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में या रूरल बैकग्राउंड? मिक्स हैं आजकल, क्योंकि कुछ कोटा सिस्टम की वजह से शहरों के जो बच्चे हैं वो सिंध यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आते हैं। सांगड़ में, प्रकाश, खैरपुर, वहाँ के नहीं आते, उत्तर सिंध के नहीं आते, नॉर्थ के। तो अर्बन के बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरी क्लास में अगर 200 बच्चे हैं तो 190 हैदराबाद के होंगे, उर्दू स्पीकर्स होंगे, और 10 जो हैं वो सिंधी होंगे। नहीं, अर्बन और रूरल से मेरी बात उर्दू सिंधी स्पीकर का नहीं था हमारे यहाँ। मतलब, तो ये मेजर डिवाइड होता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब शहरों में रहने वाले भले वो सिंधी हों या उर्दू हो, मेरा मुराद वो थी, और गांव में रहने वाले भले। एक बात और भी है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें तो आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अर्बन एरियाज़ के भी गरीब बच्चे की चॉइस है, जो थोड़ा भी अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के तरफ जा रहा है। इवन हैदराबाद में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई है। ये और बात है कि उनकी पूरी फैकल्टी सिंध यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनकी जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो अब हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ओके। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा मैं भी ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर हमारे पास आते जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से बात करूँगी तो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से मुझे लगता है कि वो स्टफ़ ज़्यादा जो है उनके अंदर अभी है। जबकि जो अर्बन उससे आ रहे हैं तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैसिव और रट्टा और इससे जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगते हो। नहीं, सीरियस तो अपनी एजुकेशन में मतलब लगते हैं, लेकिन ये कि रट्टा और रट्टे से आगे नहीं जा रहा कि उनका अच्छा जो रूरल एरिया से बच्चा आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात है। और रूरल एरिया से जो बच्चा आ रहा है तो उसकी जो है मल्टीपल स्टडीज़ है, मतलब ये कि उसने थोड़ी सी शायरी पढ़ी हुई है, थोड़े से आर्टिकल पढ़े हुए हैं, थोड़ा आपको जानता है, थोड़ा किसी और को जानता है, तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग का बड़ा फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। जो इसका अर्बन एरिया का जो बच्चा था वो बिल्कुल फोकस्ड है। तो हम ये कहते हैं कि एक डीमेरिट भी है हमारा, एक जो डीमेरिट है वही मेरिट है। ख़ास तौर पर जब सिंध और उसके हवाले से बात की जाती है वो ये है कि वो ज़्यादातर जो है आपको जो जिसको टिपिकल लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म, वो प्रोफेशनलिज्म आपको बहुत कम मिलेगा। और ये प्रोफेशनलिज्म और फोकस ना होना ही उसका जो है मेरिट है, क्योंकि वो बहुत सारे समाज की चीज़ों को देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है और उस पर रिस्पॉन्स कर रहा होता है। और दूसरा ये है कि जो स्पेशली साइंस और साइंस फैकल्टीज़ और जो है हमारे हाँ उसका थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे पास जो मतलब इवन फैकल्टी का भी फ़र्क है,
जो हमारे आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की जो फैकल्टी है वो ज़्यादा जो है आपको प्रोग्रेसिव मिलेगी, ज़्यादा जो है वो लिंक्ड अप मिलेगी सोसाइटी के साथ, वो रेस्पॉन्स करेगी फॉरवर्ड लुकिंग होगी। हाँ, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो ही मिजाज आपको जो है उस साइंस फैकल्टी का नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा थोड़ा सा कम प्रोफेशनल होना मतलब इन जनरल पूरे समाज का, तो वो एक मैं अभी तक उसको ना मेरिट समझती हूँ। समाज को अगर ह्यूमन करना हो तो ह्यूमैनिटीज़ का जो शोबे हैं यूनिवर्सिटी में उन्हें कमज़ोर कर दें, हो जाएगा। और वो हुआ भी है, ये रहा भी है कि ये यूनेस्को की जब अयूब गौहर साहब गए थे तो वहाँ पर जो है पेरिस में उन्होंने जो है स्पीच में भी कहा था कि ये फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए। और हमारा शोबे के अंदर भी एक बड़ी तारीख रही है कि हम लड़ते रहे कि शोबा बंद करते हैं, नहीं करते। तो इस वजह से और जो भी नई आपकी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं उनमें तो फ़िलासफ़ी के नाम से आपको कोई शोबा हिस्ट्री गायब है, फ़िलासफ़ी गायब है। फ़िलासफ़ी का मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने देखा चाहे अब बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, फाटा, साबिक फाटा, जो जैसे आपने बात की कि जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, अवेयर होते हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट भी होते हैं। वजह क्या है कि इन इलाक़ों में तालीम, बुनियादी जो है तालीम, सेहत, सारी चीज़ें बिल्कुल जो है वर्स हैं, मतलब बहुत बुरी हैं। वहाँ से अपराइजिंग या एक जिद्दोजहद क्यों नहीं हो रही? जिद्दोजहद मेरे ख्याल में लोकल लेवल पर मतलब थोड़ी थोड़ी आपको पॉकेट्स मिलेंगे। अब भी मैं इसमें मैं बिल्कुल जो है दूसरी राय रखती हूँ। ये राय रखती हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर पॉकेट्स के अंदर आपको मिसाल एक गांव के अंदर मिल रही है, एक इशू के अंदर मिल रही है। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज और आइडियोलॉजीज होती थी वो उसको लिंकअप करके उसको कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक्चुअली मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि नहीं, अब नाजिम जोखियों का देख लें, एक छोटे से गांव का वाकया था, पूरी हुई मिट्टी के अंदर ये जो थर कोयल प्रोजेक्ट था, उसके बाद बड़ी मूवमेंट चली। इसी तरह मारीपुर गैस फील्ड के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट है, जो वर्कर्स अभी चल रही है। अभी कारूंझर पे जो कटाई हो रही थी तो बहुत बड़ी मूवमेंट चली। लेकिन सन में जो कपड़े उखाड़ी गई उन पे सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा चली और एहतजाज भी हुए। वो ठीक है, उसको गुस्सा निकालना और जिद्दोजहद के थ्रू चीज़ों को ज़रा बेहतरी की तरफ लेकर के जाना। देखिए नाजिम जोखियों का वाक़या हुआ, इसी तरह यही वाक़या शायद आप कह लें कि वो जो बलोच स्टूडेंट जिसको एफसी ने गोली मार दी थी वो हुआ, या साबिक फाटा में जो वाक़यात हो रहे हैं वो सारे करके आवाज़ें पॉकेट्स में जैसे कह रही उठती हैं, वो एक इज्तिमाई जिद्दोजहद की शक्ल क्यों, एक ऑर्केस्ट्रा की शक्ल नहीं। वो एक्चुअली ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अब मिजाज बन गया है, अब सियासत के अंदर उसको मतलब ये कि हमारे उसके अंदर उसको गाली बना दिया गया है सियासत करने को, सियासी जमातों को, और जितना मलबा गिराया गया है इतने सालों के अंदर, जिस तरह से सलूक किया गया है मीडिया पर ख़ास तौर पर, और पॉलिटिशियन को आपने बुरा सा बुरा उसको दिखाया है, तो मेरा ये ख्याल है उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है कि मतलब ये कि मूवमेंट्स चल रही हैं, द मूवमेंट उसके अंदर जब अगर पॉलिटिकल कोई चीज़ आ जाती है तो फिर नहीं हम गैर सियासी। अच्छा, अयाज मेलो जी, क्यों ख्याल आया उसका 2015 में पहला? देखिए 2015 से ख्याल नहीं आया एक्चुअली। अयाज से वाकई हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि पहला जो हमने प्रोग्राम किया था, और वो प्रोग्राम था सन 2000 में यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसमें अरफाना ने पहली दफ़ा कंपेयरिंग की थी, और उस वक्त वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आई थी, तो मैंने कहा कि इस प्रोग्राम की करनी है। और वो प्रोग्राम भी मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी सतह का था कि उसमें उस वक्त के रसूल बशपली जो साहब, अब्दुल वाहिद आरी सर साहब, मतलब जो उस वक्त इब्राहिम जो साहब वो शरीक हुए थे। और वो प्रोग्राम भी हमने कोई 5,000-6,000 रुपयों से किया, और वो यूनिवर्सिटी का हमने मतलब ये कि ऑडिटोरियम ले लिया था और उसमें किया। और उस वक्त भी ये हुआ था कि अयाज से जो सिंध के लोगों की जो मोहब्बत है, कि उस वक्त भी जो उसमें फ़नकार आए थे, बड़े बड़े फ़नकार के, ये आकर सादिक फ़कीर ने, बेदिल मसरूर ने, इन सब ने परफॉर्म किया और विदाउट टेकिंग सिंगल पैसा नहीं लिया। हाँ, तो ये मैं मतलब ये था। अच्छा, उसके बाद ये कि जहन में तो रहा कि इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए।
फिर फैज़ जब ये लिटरेरी फेस्टिवल फैज़ मेला, फैज़ मेला, तो फैज़ मेले की तरह हमारे अंदर में ये ख्वाहिश थी कि ऐसा कोई करे। ये नहीं था उस वक्त कि हम करेंगे, कोई करे। अब जब किसी ने ना किया और हमें खाना बदोश का प्लेटफॉर्म आ गया, तो पहले ही ये था कि हमने मई में जो है खाना बदोश की ओपनिंग की है 2015 में, और हमने जो है दिसंबर में हमने मेला किया, और वो भी 8 दिन का, लगातार 8 दिन का, और 8 रातों हमने जो है ये महफिल मौसीकी भी चली है। तो उसके बाद जो है अगर एक दफ़ा वंस कर लिया तो उसके बाद ये भी लगा कि इस किस्म की ना सिर्फ ज़रूरत है और हमें करना। आपको अंदाज़ा था जब आप पहला मेला कर रही थी या उसकी प्लानिंग कर रही थी कि ये फिल्म जो है हिट जाएगी, या आपको कोई अंदाज़ा नहीं था? असल में हम फ्रेंड्स का ग्रुप था, खाना बदोश इस्टेब्लिश हो गया, और हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा नीड थी। हैदराबाद एक दौर में कल्चरल हब रहा है सिंध का, और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स थे, कैफे जार, अली बाबा होटल, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आके बैठते थे, बातें करते थे, सहाफ़ी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो खाना बदोश खोलने का मकसद ये था कि लोग आएँ। तो जब खाना बदोश को 3-4 महीने में इतने ज़्यादा ग्रुप्स हुए और इतने यूथ स्टडी सर्कल हुए कि हमें फील हुआ कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है और हमें कुछ करना चाहिए। और ख़ास तौर पे 2000 से लेके 2015 तक 15 साल हो गए थे, लेकिन शेख अयाज के हवाले से कोई मेगा फेस्टिवल, मेगा इवेंट सिंध के अंदर नहीं आया था। तो फिर हमें ये लगा कि हम शेख अयाज करें, और रिसोर्सेज की तो हमेशा कमी होती है, तो हमने डोनेशन की कॉल दे दी अपने फेसबुक के ज़रिए कि हम एक ऐसा फेस्टिवल करने जा रहे हैं। फिर हमें ये लगा कि ये डिफरेंट कैसे हो, और ये था कि शेख अयाज को जिस तरह बुलाया गया है, तो हमने थोड़ा इसका टाइम 1 वीक कर दिया कि 1 हफ्ते तक करते हैं और अपने अपने रिसोर्सेज के विदिन इसको करते हैं, करके देखते हैं। उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये हिट होगा या ये नाकाम होगा। हमारा सिर्फ ये एफर्ट्स थी कि 1 हफ्ते तक हम अयाज की बात करें, अयाज के ऊपर बात करें, और अदबी प्रोग्राम हो, और उसके साथ साथ अयाज के गीतों को गाया जाए, क्योंकि इतना एक हफ्स का उस वक्त तक माहौल था, कोई लिटरेरी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। अयाज मेलों के बाद ही सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल, इवन लाहौती मेलो, तो ये बात की उसके बाद पैदा हुआ। 7वां था ये ना, ये वाला। अच्छा, ये जो 7 मेले आपने किए और उसमें जिस तरह के लोगों ने शिरकत की और जिस एज ग्रुप ने शिरकत की, और वहाँ अयाज की भी बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अयाज की नहीं हुई, पॉलिटिक्स की हुई, फ़िलासफ़ी की हुई, समाज की हुई, म्यूज़िक में तरह तरह के तजर्बे हमें वहाँ उस स्टेज पे देखने को मिले। इन 7 मेलों को अगर मैं कहूँ कि आप एक फ़िल्म की रील की तरह चलाएं अपने जहन में, और ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से गोशे सिंधी सोसाइटी के सामने आए कि आप खुद हैरान रह गए कि ये तो हमें भी नहीं पता था। यकीन करें, एक तो जो चल रहा होता है, पर्दे पे चल रहा होता है, वो सब देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यूथ की पार्टिसिपेशन है, औरतों की पार्टिसिपेशन है, और ये चीज़ें चल रही होती है। एक तो वो है कि सब देख रहे होते हैं। जो इससे एनालिसिस या जो हमारे तजर्बात थे और जो जिनको हमने महसूस किया कि इनको ये कहीं पे लिखने चाहिए, कहीं पे बात करनी चाहिए, वो थी कि समाज के अंदर किस तरह का रिस्पांस आ रहा है। मिसाल के तौर पर हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगर हम कॉल करेंगे तो इस तरह से हमें डोनेशन दी जाएगी या हमें इस तरह से मिल सकती है। पहला हमारा तजर्बा था, और उसमें हमें कोई मतलब ये कि पहले कोई तवक्का नहीं थी। फिर दूसरा हमें ये था कि ख़ास तौर पर आप तो समझते हैं कि ये तो कोई मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी नहीं है, कोई इतना बड़ा जो है, और अभी जो है अर्बन और इसमें रूरल और फ्यूडल और ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ और ये है। तो अगर वहाँ पर औरतें आ रही हैं, और औरतें अगर इसी तरह से जिस तरह से मैं जो है मर्द हमारे भाई या वो इंजॉय करें, अगर वहाँ पर डांस की जाए, नाचा जाए, तो वो कैसे लिया जाएगा, कैसे नहीं लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो पहला था उसमें शायद इवन जो जब ओपनिंग थी खाना बदोश की, तो उस वक्त मैं अकेली थी। अगर धुनों पे झूम रही थी तो मैं अकेली थी। और पहला जो है अयाज मेलो था, तो अयाज मेलो के अंदर जो है मेरे वालिद जो है सामने बैठे। मैंने कभी मेरे वालिद के सामने कभी मैंने भी डांस नहीं किया होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो खुश होंगे या नाराज़ होंगे, क्या होंगे, लेकिन वो बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा।
और उसके बाद 7वें मेले में हम ये देखते हैं कि औरतें, लड़कियां अपने भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ ना सिर्फ बैठी हुई हैं, ये वही सिंध है जहाँ पर औरत बाहर निकलती है तो काली होके मरती है। ये वही सिंध है कि अब आप इस अयाज मेलों के अंदर उनके भाई वो देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो डांस कर रही है लेकिन वो स्क्रीन पे आ रही है और स्क्रीन के बाहर भी दुनिया उसको देख, सोशल मीडिया पे मतलब ये कि बड़ा ये चेंज जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो था ये भी हम नहीं कर रहे थे। फिर दूसरी कुछ ऐसे ख़वातीन के, जैसे मैं आपको तजर्बे बता दूं, अब हम डोनेशन, क्योंकि अब थोड़ा सा सरकार ने फंडिंग करना शुरू कर दिया तो फिर हमने जो है वो डोनेशन लेना ख़त्म कर दिया। लेकिन चूँकि रिवायत पड़ी हुई थी तो इस मेले के अंदर भी 2 ख़वातीन ऐसी थी जो मेरे इसमें जो है जैकेट के उसमें पॉकेट में वो जो है 5000 और 2000 के वो नोट डाल के गई हैं कि हम आए। तो वो ये समझिए कि जिस तरह से शादियां होती हैं, शादी अटेंड की तो आपने पैसे देकर जाना है। तो मतलब एक तीसरे नंबर पे बताऊं कि एक खातून वहाँ पे आई, उसने कहा कि मैं अपने, ये तीसरे चौथे की बात चल रही है, तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे से छुप के आई हूँ और उनको मैं बता कर नहीं आई, और ये एक ख़ास क्लास और ख़ास उसके ख़ानदान की कोई खातून थी। अच्छा, उसने आकर मेरे साथ डांस भी की। उसने कहा कि मैं छुप के आई हूँ, अभी मैंने जाना है, मैंने उनसे कहा था कि मैं गाड़ी लेके आई हूँ लेकिन मैं वापस जा रही हूँ। आज ये जो 7वां मेला है तो वो ओपनली जो है ना सिर्फ उसका बेटा भी है, वो भी है, और वो तो ये था। एक और जो था, मिसाल के तौर पर हमारी दोस्त हैं अतिया दाऊद, वो मतलब काफ़ी वक्त से जो है वो एक्टिव हैं। उनकी भांजी शरीक हुई जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी भी से प्रोग्राम में आई है। तो उसने अपनी भांजी को लेकर कैसे आई, वो खासी बड़ी एज की, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि कभी मैं फ्रंट सीट पर बैठकर, फ्रंट सोफ़ा पे बैठकर मैं कोई जो है मिला, मतलब ये इस तरह का कोई मैं म्यूज़िक और प्रोग्राम। आप यकीन करें वो पहली आई एक दिन के लिए थी, ना सिर्फ 5 दिन अटेंड करके गई है, अब ये कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा तैयारी से आऊँगी। ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। एक और भी बैकग्राउंड में जो रील हमें चला, हमें आइडिया नहीं था कि सिंधी सोसाइटी में कितनी इंतहा पसंदी आ गई है, कितनी रिलीजियसिटी आ गई है। जब तक हम अयाज मेलों में नहीं आए थे उस वक्त तक हम बड़े खुशी से कहते थे कि सिंधी तो प्रोग्रेसिव हैं, सिंधी तो सूफ़ी हैं। एक वो हम हमेशा रिपीट करते रहते हैं, लेकिन जब ये मेलो किया तो वो साइड भी हमारे बैकग्राउंड में हमारे साथ आई। किस शक्ल में? 2 मरतबा इस मेलो को थ्रेट किया गया। लास्ट टाइम जो मेलो हुआ उस पर एक अटैक किया गया ड्यूरिंग मेला हुआ, और वो उन्हीं फोर्सेस की तरफ से हुआ जो हमने काउंटर कर दिया, और हम नहीं चाह रहे थे कि सेंस ऑफ फियर क्रिएट हो। बहुत ज़्यादा तशहीर नहीं हुई थी, नहीं वो हमने नहीं की, लेकिन बैकग्राउंड में हमें पता चला कि जिस समाज को हम बड़ा सूफी समझ रहे हैं, जिस समाज को हम प्रोग्रेसिव समझ रहे हैं, उस समाज की तरफ से नहीं, लेकिन वो तो अकलियत है ना, इसलिए कि जब पंडाल भरा हुआ हो 15 साल से लेके और 30 साल के लड़के लड़कियों और औरतों मर्दों से, और वो रात 2:30 बजे तक जो है वो हर सेशन को अटेंड कर रहे हैं और जाने का दिल न चाह रहा हो उनका, तो जो असल समाज तो है वो तो वो है, वो बिल्कुल वो है। लेकिन इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह भी एक इंडिकेशन है कि हम इस तरफ भी अपनी तवज्जो दें कि इस किस्म के एलिमेंट भी जिस प्रोग्रेसिव और सूफी सिंध की हम बात करें उसमें जड़ें पकड़ रहे हैं। तो ये भी हमारे बैकग्राउंड में इस मेले दौरान ये भी चीज़ें हमारे नॉलेज, ये भी तो हो सकता है कि उनको इंगेज भी तो किया जा सकता है, जाहिर है डाइवर्सिटी तो है, हमने किया है, हमने इंगेज बिल्कुल किया है। जब हमारे आके मांझी फ़कीर गाता है तो डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो उसमें इंगेज होते हैं, बहुत से सूफी माइंडसेट के लोग आते हैं, बहुत से रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग आते हैं, क्योंकि ये तो ओपन है। हमने कभी नहीं कहा हुआ है कि यहाँ पे कोई ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। वो आते भी हैं, शरीक भी होते हैं, और उसके बाद वो जाके लिखते भी हैं कि हम ये समझते थे कि यहाँ पे ये होगा, और ऐसी वो अपनी जहन से पता नहीं क्या क्या समझ के आते हैं। एक तो उनको मगरिब का बड़ा खौफ होता है कि पता नहीं मगरिब हमें हाईजैक करके लेके जाएगा, लेकिन हम इनवाइट करते हैं, ओपनली इनवाइट करते हैं और सबको कहते हैं आए। एक कंडीशन ये रखते हैं कि पूरा अदबी सेशन और सारे प्रोग्राम हम ही डिजाइन करेंगे, आपको पसंद हो आपको ना पसंद हो। पहला मेला है जिसमें मैंने विजिबली औरतों की डिक्टेटरशिप देखी। मतलब पूरा जो इंतज़ाम है वो हेड से लेके और नीचे तक वॉलंटियर्स में, और जो कोर कमेटियां हैं उनमें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि समाज में औरतों के हवाले से
एक स्पेस ऐसी हो जहाँ पे औरतें आ सकें, जब वो और हमें उन्होंने करके दिखाया। हाँ, लेकिन ये वाहिद मेला है जिसमें कभी कोई औरतें कंप्लेन नहीं कर सकती। इतनी हज़ारों की तादाद में आती हैं कि कोई हरासमेंट हुई है या हम बैठ नहीं सकते। सिंध के अंदर हैदराबाद शहर में 2:30 बजे तक लड़कियां बैठी हुई हैं और 90% वो नौजवान लड़कियां बैठी हुई हैं और फिर वो वापस भी जा रही हैं। पार्किंग से लेके गाड़ियों की बाहर पार्किंग की अरेंजमेंट से लेके हम पहले प्लानिंग करते हैं कि पार्किंग होगी तो औरतों की गाड़ियां आएंगी तो वहाँ पे जो सिंगल औरतें खुद ड्राइव करके आएंगी तो उनको कहाँ पे स्पेस देनी चाहिए, वो किस रूट से आएंगी, अगर वो एग्जिस्ट होना चाह रही हैं अकेली लड़कियां हैं तो उनका रूट कौन सा है। तो ये सारी चीजें बस अच्छा, पहले जो 4, 5, 6 मेले हुए उसमें हुकूमत सिंध जो है बिलखुसूस महकमा सकाफत उसने कहा ठीक है, तो बीच बीच में टेंशन्स भी होती रहती थी। फिर उनको कैसे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम? वो तो आपने डिफाइन कर ही दिया। हो गया, ये सही किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में खासी अधूरी गुफ्तगू रही, और भी कुछ सवालात थे लेकिन कर लो यार। नहीं, अब बाद में काट देंगे, वक्त खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। आप लोग ऑल अलोंग हैदराबाद से आप इस प्रोग्राम में आई, हमारे लिए यही बड़े एजाज़ की बात है। और कुछ ही मिनट बाद हम 2022 में दाखिल होने वाले हैं और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि 2022 में उन 2 ख़वातीन के साथ हम दाखिल हो रहे हैं जिन्होंने बातें नहीं की, बातें भी की बहुत, लेकिन बहुत कुछ करके भी दिखा दिया। आप सबको नए साल की मुबारकबाद। आप लोग भी देना चाहें तो दे। हैप्पी न्यू ईयर सबको। नए सिंधी में मजन थी चाहिए तव्हां सभिनी खे नए साल जी मुबारक हुजनि। नए साल की मुबारक सबको। बहुत शुक्रिया, इजाज़त लेते, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।